जय हिंद साथियों। आज हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत राजनीति विज्ञान से आए हुए प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, समवर्ती सूची का उल्लेख है 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी। मूल रूप से 8 अनुसूची थी। बाद में 4 और अनुसूची इसमें जोड़ी गई तो कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई। कुल 12, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें हम 5वीं अनुसूची को देखें। 5वीं अनुसूची को देखें 5वीं अनुसूची को तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। जबकि 6वीं अनुसूची जो है 6वीं अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख करता है। और 9वीं अनुसूची जो है 9वीं अनुसूची वो भूमि सुधार से संबंधित है। जबकि 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची की बात करें 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, जिसको 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया है। अगर 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये नगरीय निकाय से संबंधित है। नगर निकाय से संबंधित है, जिसको 74वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। पुनः हम प्रश्न देखेंगे। समवर्ती सूची का उल्लेख है तो समवर्ती सूची का उल्लेख ऑप्शन सी हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में संविधान की केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। अगर हम संघ सूची को देखें तो संघ सूची से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। जबकि मूलतः इसमें 97 विषय थे। इसमें अगर हम विषयों की बात करें तो रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, ऊर्जा, मुद्रा, बीमा, संचार, जनगणना, व्यापार एवं वाणिज्य प्रमुख हैं। उसी तरह अगर हम राज्य सूची की बात करें, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। पहले इसमें 66 विषय थे। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार को होती है। इसमें प्रमुख विषयों की बात करें तो सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, कारागार, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार प्रमुख है। जबकि हम समवर्ती सूची की देखें, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद एवं राज्य दोनों को है। अर्थात केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय कुल 52 विषय हैं। मूलतः इसमें 47 विषय थे। अगर इसमें विषयों की बात करें तो आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण प्रमुख विषय हैं। अगर अवशिष्ट सूची की बात करें, अवशिष्ट विषयों की बात करें तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को होती है। अवशिष्ट विषय
पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को होती है। इस तरह हमारा जो सही विकल्प होगा वो सी हो जाएगा। समवर्ती सूची का उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता जाति या लिंग से, आस्था से, संपत्ति से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सार्वभौमिक मताधिकार की बात करें, सार्वभौम मताधिकार तो सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्रदान करता है। 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान करने का जो उम्र सीमा थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता जाति या लिंग से, आस्था से, संपत्ति से। तो इसमें सभी सही होगा, तो इसलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति द्वारा अगर देखें नियुक्ति तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी, सीजेआई की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जबकि एससी के न्यायाधीशों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो उसकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से और सीजेआई के परामर्श के बाद की जाती है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है अनुच्छेद 243 के में इसका वर्णन है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल करता है। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। वह इसके अलावा महान्यायवादी सीएजी, मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए और बी। तो इसमें हम जो ऑप्शन लेंगे वो डी ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। अनुच्छेद 280 संबंधित है संघ लोक सेवा आयोग से, बिहार लोक सेवा आयोग से, वित्त आयोग से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग संबंधित होगा अनुच्छेद 280 से। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार पहले की जाती है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इसका पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। अगर बात करें हम संघ लोक सेवा आयोग की तो आर्टिकल अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 315 में। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति, शाह समिति, जस्टिस वर्मा समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। अगर हम 86वें संविधान संशोधन की बात करें, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया।
जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया गया। तो इस प्रकार जो कुल मूल कर्तव्य होगी उसकी संख्या 11 है। अगर हम जस्टिस वर्मा समिति की बात करें, जस्टिस वर्मा समिति की, तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित वर्मा समिति 1999 ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की थी। इस प्रकार इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा 27 का, वो ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? कनाडा, भारत, यूनाइटेड किंगडम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली कनाडा, भारत, यूनाइटेड किंगडम तीनों में है, अर्थात जो सही विकल्प होगा वो विकल्प डी हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात करें तो दुनिया भर में चुनाव की मुख्यतः 2 प्रकार की प्रणाली है। बहुलवादी प्रणाली, जिसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिस पर अगर बात करें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, तो इसमें जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत मिलता है उससे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अर्थात यह आवश्यक नहीं होता है कि विजयी प्रत्याशी कुल मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त किया हो। अर्थात इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि विजयी उम्मीदवार को 50% से एवं मत ही मिला हो, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें तो उसमें 50% से अधिक मत लाना अनिवार्य होता है। भारत में विधान परिषद, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में, भारत में अगर देखें तो विधान परिषद अर्थात एमएलसी चुनाव, विधान परिषद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की चुनाव और राज्यसभा का जो चुनाव होता है राज्यसभा, इसको छोड़ दें तो बाकी सभी चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू ही होता है। अगर दोनों में अंतर देखें, दोनों पद्धति में हम तो देखेंगे एक बहुलवादी प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तुलना करें, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अगर तुलना करें, इसमें देखेंगे इस पद्धति में जो बहुलवादी पद्धति है, इस पद्धति में पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन में बांट दिया जाता है, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी भी देश को बड़े भौगोलिक क्षेत्र को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। कभी कभी पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। जैसे इजराइल में देखें तो पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मानकर चुनाव कराया जाता है। और बहुलवादी प्रणाली में जो मतदाता होता है वो प्रत्याशी को वोट करता है, प्रत्याशी को अर्थात कैंडिडेट को वोट देता है, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में वो पार्टी को वोट करता है। जो वोटर होता है वो किसी पार्टी को वोट करता है। सामान्यतः समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जहाँ भी लागू है वहाँ सामान्यतः 2 ही पार्टियाँ प्रमुख रूप से भाग लेती हैं, जबकि बहुलवादी जो सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसमें अनेक पार्टियाँ प्रतिभाग करती है। अब बहुलवादी प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जरूरी है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यह जरूरी नहीं है कि विजयी उम्मीदवार को मतों का 50% से अधिक हासिल हो, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ये जरूरी होता है कि विजयी जो उम्मीदवार होता है उसको बहुमत हासिल हो अर्थात 50% से अधिक वोट लाए। अगर बात करें बहुलवादी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की, तो इसमें कनाडा, ब्रिटेन, भारत और आंशिक रूप से अमेरिका भी इस प्रणाली को अपनाया हुआ है, जबकि सेकेंड पद्धति की बात करें उसमें इजराइल, नीदरलैंड, अर्जेंटीना और पुर्तगाल प्रमुख रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश में वहाँ की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इस आंदोलन के द्वारा महिलाएं अपने आसपास
शराब एवं मदिरा की बिक्री पर पाबंदी लगाना चाहती थी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहती थी। अर्थात जो हमारा ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत वो आंध्रा से हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन है धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम संसद में पेश होने वाले विधेयकों को 4 श्रेणियों में बांटकर इसको हम देख सकते हैं। इसमें है पहला संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन विधेयक, पहला संविधान संशोधन, दूसरा साधारण विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक और चौथा धन विधेयक। अगर हम संविधान संशोधन विधेयक की बात करें, अगर हम संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो संविधान संशोधन ये संविधान के उपबंधों में संशोधन से संबंधित होते हैं। संविधान के उपबंधों में और कोई भी संशोधन होता है उससे संबंधित जो संशोधन होता है वो संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है। जबकि वित्त विधेयक की बात करें तो ये वित्तीय विषयों से संबंधित होते हैं। वित्त विधेयक ये वित्तीय विषयों से संबंधित होते हैं परंतु धन विधेयक से भिन्न होते हैं। अगर हम साधारण विधेयक की बात करें तो वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी जो विषयों से संबंध विधेयक साधारण विधेयक कहलाता है। अगर हम धन विधेयक की बात करें, धन विधेयक की, तो ये विधेयक वित्तीय विषयों यथा करारोपण, लोक व्यय इत्यादि से संबंधित होते हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन शामिल होता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। उसके निर्णयों को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति के सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार का विधेयक सरकारी विधेयक होता है। जो धन विधेयक होता है यह सरकारी विधेयक होता है। इस सरकारी जो विधेयक होता है किसी मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो बहुत सीमित हैं। राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। तो इस प्रकार जो इसमें हमारा सही विकल्प होगा 30 का वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? उदारवादी, कट्टरपंथी, समाजवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम देखेंगे उदारवादी एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान एवं जगह मिले, किसी एक धर्म पर यह केंद्रित नहीं होता है। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बना हो। अर्थात उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है। जो उदारवाद होता है वो किसी धर्म विशेष पर केंद्रित नहीं होता है। जबकि हम कट्टरपंथी की बात करें, कट्टरपंथी शब्द का मतलब है किसी विचार, दृष्टिकोण या गतिविधि के लिए सामान्य से ज़्यादा समर्थन, पालन या रुचि दिखाना। कट्टरपंथी शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति समूह या विचारधारा के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति समूह या विचारधारा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो सामान्यतः जो कट्टरपंथी होते हैं वो रूढ़िवादी और धार्मिक कट्टरता उनमें बहुत ज़्यादा होती है। वो और धार्मिक कट्टरता और रूढ़िवादिता किसी भी सत्ता के लिए वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। जबकि हम समाजवाद की बात करें, सोशलिस्ट समाजवाद एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत है जो किसी देश के आर्थिक उत्पादन के साधनों पर सामूहिक या सरकारी नियंत्रण और प्रशासन की वकालत करता है। अर्थात समाजवाद का मतलब ही है सरकारीकरण, वो निजीकरण और पूंजीवाद का समाजवाद विरोध करता है। इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा, निम्न में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं होता? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कट्टरपंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। लोकतंत्र के अंतर्विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा? तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन देखेंगे, विलियम शेक्सपियर
जॉर्ज बर्नार्ड शा, मुल्क राज आनंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी हो जाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शा। शा एक आयरिश नाटककार आलोचक थे। 1925 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें हम तो उसमें द मैन ऑफ डेस्टिनी, द मैन ऑफ डेस्टिनी, द मैन ऑफ डेस्टिनी, पिग्मेलियन, 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 द मैन ऑफ डेस्टिनी, पिग्मेलियन, द इंटेलिजेंट वुमन गाइड टू सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म प्रमुख इनकी पुस्तक है। अगर बात विलियम शेक्सपियर की जाए, विलियम शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर उच्च कोटि के नाटककार थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में हैमलेट, हैमलेट, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, सीजर था। अगर हम देखें मुल्क राज आनंद की बात करें तो पद्म विभूषण से सम्मानित मुल्क राज आनंद के प्रमुख रचनाओं में द विलेज, मुल्क राज आनंद जो पद्म विभूषण से सम्मानित थे, इसमें द विलेज, कुल्ली, कुल्ली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस भी इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा 32 का वो बी हो जाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? महेंद्र प्रसाद, प्रताप भानु मेहता, पाल ब्रास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो सही विकल्प होगा वो बी हो जाएगा, प्रताप भानु मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान को किसने बनाया? ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल की परिषद, भारत की संविधान सभा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प सी हो जाएगा, भारत की संविधान सभा। भारत के संविधान को भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया था तथा 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूपेण लागू हुआ था। तो इस तरह जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी हो जाएगा, भारत की संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सार्वभौमिक मताधिकार की बात करें जो अपने संविधान में शुरू से ही लागू किया, उसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत, ऑप्शन सी भारत। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में महिलाओं के वोट के लिए अधिकार जो मिला था वो 1918 में गठबंधन सरकार के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किए जाने के बाद मिला था। जो गठबंधन सरकार आई थी उसने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया जिसके तहत महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था। लेकिन 1928 में इनको मिला था तो उसमें सभी महिलाओं को 1928 में सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार यूके में मिला, सभी महिलाओं को। जबकि जो 1918 में मिला था उसमें 21 वर्ष से ऊपर के जो पुरुष थे तथा 30 वर्ष से अधिक आयु की जो महिला थी उन्हीं को न्यूनतम संपत्ति योग्यता पूरी करने पर यह वोट का अधिकार मिला था। जबकि 1928 में सभी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में 1944 तक महिलाओं को वोट नहीं दे सकती थी। जो महिला थी 1944 तक वोट नहीं दे सकती थी। उनको जो वोट देने का जो अधिकार मिला फ्रांस में तो वो 1946 में उनको मताधिकार प्राप्त हुई थी। इसी तरह अगर अन्य देशों की बात करें जिसमें महिलाओं को मताधिकार प्राप्ति हुई थी तो उसमें कनाडा 1917 में, जर्मनी में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था वो 1918 में मिला था, 1918 में। जबकि ब्रिटेन में 1918 में आंशिक रूप से, जबकि 1928 में पूर्ण रूप से मिला था। और यूएसए की बात करें अमेरिका की तो 1920 में इसमें महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था। इस प्रकार जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36, निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? श्रीलंका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 देखेंगे
इसमें जो सही विकल्प होगा वो ए हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका एक एकात्मक बहुदलीय अर्धराष्ट्रपति प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसके तहत श्रीलंका का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। श्रीलंका का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, वो राज्य का प्रमुख होता है। वो राज्य का प्रमुख, साथ साथ सरकार का भी प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख होता है। यानी जो श्रीलंका का राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। विधायी शक्तियां संसद में निहित होती हैं। इस प्रकार जो सही विकल्प हो जाएगा 36 का, वो ए हो जाएगा, बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 37 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? छावनी बोर्ड, पंचायत, नगर निगम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें हम 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों पर पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाया गया। पंचायती राज, पंचायतों की बात करें, इसको त्रिस्तरीय बनाया गया। किसके सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। इसमें गांव को तो ग्राम पंचायत, गांव स्तर पे ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई और ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति की व्यवस्था की गई, पंचायत समिति। जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे जिला परिषद का व्यवस्था, जिला स्तर पे जिला परिषद की व्यवस्था की गई बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों पे। और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को मिला था। तो भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं। भारत में कितने? 8 प्रकार के। तो उसमें प्रमुख रूप से देखें, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, पतन न्यास, विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसियां, ये प्रमुख थीं। तो उसी में ये छावनी बोर्ड आ जाता है। नगर निगम भी इसी में 8 में आ जाता है। अगर हम देखें नगरीय शासन विषय 3 मंत्रालयों से संबंधित है। अगर नगरीय शासन का जो विषय है वो 3 मंत्रालयों से संबंधित है। उसमें जो छावनी बोर्ड या ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्रालय, कैंटोनमेंट बोर्ड के मामले रक्षा मंत्रालय। जबकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत संघीय क्षेत्रों के जो मामले हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय। और नगर विकास मंत्रालय भी प्रमुख है इसमें, नगर विकास मंत्रालय। अन्य मामले नगर विकास मंत्रालय, जैसे नगर निगम, नगर विकास मंत्रालय। अर्थात नगरीय शासन के विषयों पे 3 मंत्रालय इससे संबंधित होता है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नगर विकास मंत्रालय। तो भारत का अगर हम पहला नगर निगम की बात करें तो भारत का पहला जो नगर निगम था वो मद्रास था। मद्रास नगर निगम, वो भारत का पहला नगर निगम था। भारत का पहला नगर निगम मद्रास। इस प्रकार जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, भारत में सरकार में सबसे निचला स्तर कौन है? तो सबसे निचला स्तर जो है वो पंचायत है, 37 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्न में से कौन सा है? चुनाव, विद्रोह, जन आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव उसका सत्ता संघर्ष का सबसे प्रमुख उदाहरण होता है, चुनाव। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चारू मजूमदार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ रूस के समाजवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। वास्तव में ये लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी भी थे। तो हमारा जो सही विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 40, इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थापन करना चाहा था? हेरोल्ड लॉस्की, जॉर्ज सवाइन, रॉबर्ट डहल,
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी हो जाएगा, रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने आधुनिक लोकतंत्र को बहुतंत्र अर्थात पॉलीआर्की शब्द से का इस्तेमाल करके बताया था। पॉलीआर्की, बहुतंत्र को पॉलीआर्की शब्द का इस्तेमाल करके बताया। उन्होंने लोकतंत्र के वास्तविक मामलों के लिए इन शब्द का प्रयोग किया था। इसमें लोग अपने प्रतिनिधित्व के जरिए भाग ले सकते हैं। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।